नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने वीडियो में पढ़ेंगे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे राज्य से लेकर केंद्र तक बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ, अगर बीएसएससी की बात करें या एसएससी की बात करें तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो आज हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से आज पढ़ेंगे। दोस्तों, भारत का आज का टॉपिक है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कैग के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, कैग के बारे में आपने सुना है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। परीक्षक का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे केंद्र में और राज्य में धन का व्यय होता है या धन आता है, यानी कि प्राप्ति की बात करें या खर्च की बात करें, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि प्राप्ति और खर्च का ये जो लेखा जोखा जो रखता है या उस पे जो दृष्टि रखता है या जो नज़र रखता है और उसका पूरा संतुलन बना के रखने का जो कार्य होता है, हमारे कैग अध्यक्ष के होते हैं। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है पद है और इसकी संविधान में चर्चा की गई है। तो कैग का जो पद है संविधान में वर्णित है। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी चर्चा कहाँ की गई है। तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 जो अनुच्छेद है, उसमें कैग के पद से लेकर उनकी जो कार्य एवं शक्तियों से लेकर के त्याग पत्र वगैरह सभी चीज यहाँ पे वर्णित है। तो सबसे मेन है, इसमें दो अनुच्छेद हैं जो आपको महत्वपूर्ण है, जो आपको याद करना आवश्यक है। एक अनुच्छेद है 148 की बात करें, जिसमें कैग के पद की चर्चा है। कैग के जो पद की चर्चा है, यानी कि कैग एक पद है, उसकी चर्चा की गई है। 149 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कार्य एवं शक्तियां दी गई हैं। इनके क्या क्या कार्य हैं, इनकी शक्तियां क्या हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज टॉपिक इसमें दिए गए हैं। तो 48 में पद की बात है, 49 में कार्य एवं शक्तियां की बात है। तो दोस्तों, यहां से हम लोग देख सकते हैं। तो मेन रूप से ये क्या होते हैं, ऐसे समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। जो हमारे केंद्र में जो संसद है, तो संसद क्या होते हैं, संसद द्वारा बहुत से जो कार्य होते हैं, जैसे धन का आना, धन का व्यय होना, ये सारी चीजें, जैसे हमारे संचित निधि होते हैं या आकस्मिक निधि है, चाहे जितनी भी निधियां हैं, उनसे पैसा का जो लेन देन होता है, व्यय की बात करेंगे, इन सभी से रिलेटेड ये जो संसद होते हैं या कैबिनेट की बात करें, ये सब क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं ये पैसे खर्च होते हैं केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पे। इन सब को एक जगह एक ऐसा मान सकते हैं कि उन सब का लेखा जोखा रखना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। तो उसके लिए एक पद सृजित की गई है, उसी पद की आज हम लोग बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि राज्य स्तर पर अलग से कैग अध्यक्ष होंगे और केंद्र स्तर पर अलग से कैग अध्यक्ष होंगे। ये दोनों लेवल पर एक ही जो होते हैं कैग अध्यक्ष होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि राज्य को कौन देखता है और केंद्र को कौन देखता है, इसकी भी चर्चा हम लोग वीडियो में पूर्ण रूप से करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो लेखा जो परीक्षण होता है, यानी कि जो भी वित्त से रिलेटेड, यानी कि धन का अगर हम लोग व्यय की बात करें या आय की बात करें, तो ये दोनों का जो लेखा जोखा होता है, यानी कि परीक्षण करना, कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, कहीं पैसा ज्यादा तो नहीं आ रहा है, इन सभी चीजों को लेन देन करके रजिस्टर मेंटेन करना, ये सब इनका कार्य होता है। ये केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे दोनों होते हैं। अगर बोल सकते हैं कि कैग इनका मुखिया होता है, कैग अध्यक्ष जो होते हैं इनके मुखिया होते हैं। कैग अध्यक्ष क्या होते हैं, इनके मुखिया के रूप में काम करते हैं। तो दोस्तों, ये पद बनाया क्यों गया, सवाल ये उठता है कि ये पद वास्तव में बनाया क्यों गया। तो इससे पहले जो हम लोग वीडियो पढ़ाए थे, उसमें हमने एक पद की चर्चा की थी जिसमें विपक्ष के नेता को चुना जाता था। तो विपक्ष के नेता को इसलिए चुना जाता था क्योंकि क्या हो कि वह पार्शियलिटी ना करके वह निष्पक्ष क्या है, सरकार के काम को दिखा सके, है ना। तो उसके लिए वो पद सृजित की गई थी। तो यहाँ भी हम लोगों ने हम लोग क्या देखेंगे कि सरकार जो पैसे आ रहा है, जो खर्च हो रहा है, वास्तव में वो पैसा किसका है,
वास्तव में वो पैसा क्या है, सार्वजनिक है, यानी कि लोगों का पैसा है। तो लोगों का पैसा है, इसलिए सरकार कितना खर्च कर रही है, कितना आ रहा है, तो इन सब का लेखा जोखा रखने के लिए और सरकार की जो पारदर्शिता है उसको दिखाने के हिसाब से यहाँ पे ये कैग की पद सृजित की गई है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देने लायक बातें हैं कि सार्वजनिक जो धन होते हैं या लोक वित्त की बात करें, यानी कि लोगों का पैसा की बात करें, उसका संरक्षण करने का भी काम करते हैं, संरक्षक होते हैं। संरक्षण का मतलब उसका देख रेख, और देख रेख के अलावा सही जगह में इसका पैसा खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब की जांच पड़ताल करना इन्हीं का काम होता है। एक हिसाब से लोगों का पैसा का संरक्षक के रूप में ये काम करते हैं, और यह इसलिए जरूरी है ताकि लोगों का जो सरकार है उसमें आस्था बढ़ सके, निष्पक्ष हो सके हर चीज, है ना, जो एकदम दिख सके हर चीज। और इसी सिलसिले में जो हमारे B.R. अम्बेडकर साहब थे, भीमराव अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने कहा इस पद की गरिमा के बारे में, उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक पद होता है ये। उन्होंने कहा कि यह कैग का जो पद होता है सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह वित्त से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर हम लोग दुकान में क्या करते हैं, मुनीम रखते हैं जो GST फाइल वगैरह करता है। तो कहने का मतलब क्या है, एक छोटे स्तर पे इतना झमेल होता है, जबकि हमारे देश में 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी के 7 या 8, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, देख लीजिएगा। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी का लेखा जोखा रखना कितना मुश्किल भरा काम है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसी कारण से B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक पद कौन सा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, जो ध्यान रखेंगे हम लोग। अगर इसकी नियुक्ति की बात करें दोस्तों, तो नियुक्ति इसके कौन करते हैं, हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, लेकिन आपको पता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं एक नाम मात्र के व्यक्ति होते हैं, असल सत्ता इनके हाथ में नहीं होती है। असल सत्ता क्या होता है, जो संसद होता है। तो संसद में आपको 2 पता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है कि यह पारित होता है कि किसे इस पद के लिए नियुक्त किया जाए। दोस्तों, इसका निर्वाचन नहीं होता है, ये नियुक्त किए जाते हैं। तो अगर यहाँ से सहमति बन जाती है तो इसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर हस्ताक्षर करके उनको नियुक्ति दिला देते हैं। अगर शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ कराई जाती है। अगर त्याग पत्र देना चाहेंगे, कैग के अधिकारी जो भी हैं वो त्याग पत्र देना चाहें तो वो राष्ट्रपति के समक्ष ही अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें बातें हम लोग यहाँ पे देखे हैं इस चीज को। तब इनसे जुड़ी हुई कभी कभी सवाल ये पूछे जाते हैं कि इनका कार्यकाल कितना दिनों का होता है, यानी कि कितने दिन के कार्यकाल होते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो ये कंफ्यूजन हम दूर करना चाह रहे हैं। तो कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का, या 65 वर्ष आयु तक का होता है। तो 65 वर्ष आयु तक का होता है। जैसे मान के चलिए अगर कोई आदमी 61 वर्ष में ज्वाइन कर रहा है, अगर 6 साल जोड़ेंगे तो क्या होगा, 67 हो जाएगा, यानी कि 60 साल ही जोड़े हम लोग। तो 60 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो 66 साल में वो रिटायर नहीं होंगे, वह 65 साल में ही रिटायर होंगे। तो यहाँ पे उनकी क्या हो गई, 1 साल टिक जो रहते। इस केस में क्या है, 5 साल ज्वाइन हुए। नहीं तो ऐसे अगर कोई 50 साल में ज्वाइन करता है तो 50 + 6 यानी कि 56 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। यहाँ से ध्यान हम लोग ये देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है प्रक्रिया वो होता है हटाने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, हटाने की प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है हटाने की बात। तो क्या उसे हम लोग हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसकी हटाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो हटाने की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसके न्यायाधीश के लिए जो हटाने की व्यवस्था होती है या जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वही प्रक्रिया जो है यहाँ कैग के अध्यक्ष को हटाने के लिए की जाती है।
तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पे और हाई कोर्ट दोनों पे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको टोटल चीजें बताएंगे कि कैसे कैसे होता है। तो हालांकि थोड़ा सा चर्चा हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसको हटाना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। इनको कैसे हटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जैसे न्यायाधीश हटते हैं उस तरह से इनको हम लोग हटा सकते हैं। आगे इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग देखना चाहेंगे। अगर इसकी कार्य की बात करें दोस्तों, तो ये कार्य क्या करते हैं, तो कार्य ये करते हैं कि मुख्य लेखा परीक्षक होते हैं। तो इसकी चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं कि मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में ये केंद्र और राज्य दोनों में काम करते हैं। तो ये बातें आपको जानने योग्य बातें हैं। उसके बाद इससे पहले जो हम धन का व्यय पढ़ाए थे उसमें हमने बताया था कि संचित निधि हो या आकस्मिक निधि हो, उसमें जो भी धन आ रहा है या धन व्यय हो रहा है उन सभी का हिसाब, तो उन सभी का हिसाब जो है इन्हीं का काम होता है रखना। तो कभी कभी यह भी सवाल पूछे जाते हैं कि जो कैग अधिकारी होते हैं या कैग जो अध्यक्ष होते हैं वो किस चीज पे अपना उनका कार्य किस क्षेत्र में, यानी कि कभी कभी दे देगा संचित निधि तो कभी कभी आकस्मिक निधि दे देगा। तो दोनों हम लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अगर हम लोग बात करें इनका कार्य क्या होता है, जैसे इन सब का लेखा जोखा वो किसको सौंपते हैं, तो ये है केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को सौंपते हैं। लेकिन तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अब केंद्र स्तर पर किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति अपने पास तो भी रखेंगे, वो भी किसी न किसी को देंगे। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद में भेज देते हैं, और संसद में क्या होता है, राज्यसभा या लोकसभा में दोनों में यह पेश हो जाता है और फाइनली आ जाता है कि कितना व्यय हुआ और कितना आया। तो यहां से हम लोग ये चीजें देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या ये राज्य का भी ये राष्ट्रपति को सौंपता है, नहीं, राज्य में ये राज्यपाल को सौंपते हैं और राज्यपाल क्या करते हैं, उसे विधानमंडल में पेश करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग केंद्र की बात करें तो संसद में पेश होगा, राज्यसभा लोकसभा दोनों में होते हैं। लेकिन अगर हम लोग राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर में क्या होते हैं, ये विधानमंडल में पेश होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, कौन पेश करता है, राज्यपाल पेश करता है। आगे हम लोग देखेंगे कभी कभी ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि लोक लेखा समिति, दोस्तों हमने समिति जो पढ़ाया था इससे पहले वाले वीडियो में उसमें आप लोग देखे थे, लोक लेखा समिति से रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में चर्चा की थी। तो लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में या मित्र के रूप में या कहीं कहीं दिया रहता आंख कान के रूप में भी ये कार्य करते हैं। यानी कि हर दृष्टिकोण से जो लोक लेखा समिति है उनका हेल्प करते हैं और लगभग उनका नाक कान आंख और मित्र और मार्गदर्शक भी कहे जाते थे। कहीं कहीं यहाँ से भी सवाल आपके पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग इस चीज को। आगे देखते हैं कि अभी दोस्तों हम लोगों ने बताया कि स्वतंत्रता, तो ऐसा है कि अब ऐसा सवाल ये उठता है कि किसी भी पद पे किसी को जब नियुक्त करते हैं तो उसके लिए कुछ मायने रखता है, उसकी स्वतंत्रता कुछ मायने रखती है। क्योंकि दोस्तों ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर किसी को हम लोग किसी पद पे बैठा दें, अगर उसको स्वतंत्रता नहीं दे तो क्या वह कार्य कर पाएगा, क्या वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए क्योंकि वो बंधा हुआ रहता है। कोई भी आदमी प्रेशर में काम नहीं कर सकता है जब तक उसके अपने मन का काम नहीं करने दिया जाए। तो यहाँ भी कुछ उनका स्वतंत्रता की बात करेंगे तो उनकी क्या क्या स्वतंत्रता है। तो सबसे पहले ये स्वतंत्रता भी उनके कार्य में आते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि गलत या राष्ट्रद्रोह के यानी कि राष्ट्र के विपरीत चीज़ों में वो ले ऐसा नहीं चलता है। लेकिन उनको ऐसा है कि जो भी सही निर्णय है वो अपना ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर उनकी नियुक्ति की बात करें तो दोस्तों नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होते। अभी हमने इस पे चर्चा की थी कि नियुक्ति संसद द्वारा होते हैं और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, यानी कि मुहर लगा देते हैं। ये नियुक्ति का माध्यम है। अगला है हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि हटाने की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने जैसा ही है। तो दोस्तों हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला कि उनका पद जो है प्रसाद प्रयत्न नहीं है।
प्रसाद प्रयत्न का मतलब ये होता है कि उपहार में दे देना, या भिक्षावृत्ति में दे देना, या किसी पर रहम खाकर दे देना, या ऐसे ही दे देना। तो क्या होता है कि ऐसे ही किसी की नियुक्ति अगर हो जाती तो होता क्या कि उसे जब चाहे जब हटाया जा सकता है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, बिहार में देखते हैं, तो बिहार में क्या होता है, कोई भी मंत्री बन जाता है, जैसे पर्यावरण मंत्री की बात करें या केंद्र स्तर पर रेल मंत्री की बात करें, तो इस तरह से क्या होते हैं, जो पद होते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा कि रेल मंत्री फलाने को हटा दिया गया, फलाना बन गया, शिक्षा मंत्री ये था तो वो बन गया, विदेश मंत्री ये था तो वो बन गया। तो क्या हो गया कि यह सब क्या है, प्रसाद प्रयत्न है। तो इसका वो ऐसा नहीं है, इसलिए हटाने का जो भी प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जैसा है। इसका मतलब ये है कि सदन में जाते हैं, तो 2 सदन है आपको पता है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मंजूर किया जाएगा, और दोनों में मंजूर करने के बाद फिर पुनः वो राष्ट्रपति के पास आएगा, और राष्ट्रपति साहब उस पर अगर साइन कर देते हैं तो उनको हटना पड़ेगा, यानी कि हटाया जा सकता है। तो इस तरह से इनकी प्रक्रिया है, बहुत ही लंबी प्रक्रिया है जिससे उनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल है। वेतन की बात करें तो संचित निधि से मिलता है। तो संचित निधि से जब वेतन मिलता है, इससे क्या है कि उनका पद थोड़ा सा और सिक्योर हो जाता है, कि उसे हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी संचित निधि से उनको वेतन मिलता है। तीसरा में ये है, जो लास्ट पॉइंट ये है कि पद का जो पदभार संभालने के बाद, यानी कि जब उनका त्याग पत्र दे देते हैं या रिटायर हो जाते हैं, तो उनको किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में पदभार नहीं ज्वाइन करना होता है, उनको किसी भी अदर सेक्टर में ज्वाइन नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि कैग अधिकारी जो है एक स्वतंत्र रूप से बहुत ही बड़ा पोस्ट है, और यहाँ से हम जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते और बनते, उन सारे टॉपिक को हमने क्लियर किया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को बार बार देखिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। नमस्कार।